जय हिंद दोस्तों। देखिए आज कल वाला मुद्दा जो अपना था कि जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा अब हो चुका है और भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है और चाइना सेकंड स्थान पर हो चुका है। तो इसके कई मायने और कई प्रतिक्रियाएं वैश्विक स्तर पर देखी जा रही हैं। चाइना खुद कह रहा है कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। इसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं देते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें देखेंगे कि चाइना कह रहा है कि हम इस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं देते हैं, और ये भी देखेंगे अभी आप कि चाइना क्यों इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि ये रिपोर्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। चाइना ये भी कह रहा है कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आगे चल करके अभी आप देखेंगे कि 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग बढ़ करके 166 करोड़ हो जाएगी, जबकि चाइना की जो जनसंख्या है वो घट करके 131 करोड़ हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये भी यहाँ देखने की बात है कि जो जनसंख्या है उसमें गिरावट हो रही है और भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण से भारत के लिए देखिए चिंता की बात तो है ही कि भारत सरकार इतना प्रयास कर रही है और इतने ज़्यादा जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम है, जनसंख्या नियंत्रण जो कार्यक्रम है वो अपनाए हुए हैं। इसके बावजूद भी भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के पास उतने संसाधन नहीं है जो जनसंख्या के लिए प्रोवाइड सुविधाएं करवा सके। तो इसके ऊपर भी भारत सरकार अभी चिंतित है। अभी अपन बात करेंगे कि इसकी जनसंख्या के क्या लाभ और नुकसान हो सकते हैं। मैं अभी कटिंग आपको दिखा रहा हूं और इसमें आप देखेंगे कि चाइना जो है किस प्रकार से बौखला गया है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें 90 करोड़ जो जनसंख्या है वो स्किल डेवलप है, जबकि भारत ने कहा है कि हमारे लिए जो 142 करोड़ जो जनसंख्या है वो एक अवसर के रूप में है। ये अवसर के रूप में कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अवसर के रूप में है। तो आगे चल कर के अभी देखिए भारत की जो युवा जनसंख्या है, अभी आप देखेंगे कि भारत की जो 1 से 10 वर्ष तक की जो जनसंख्या है उसका हिस्सा 25% है और जो 10 वर्ष से 19 वर्ष के मध्य है उनकी संख्या 18% है। अगर हम बात करें 15 से यानी कि हम अगर 1 से और 24 वर्ष तक की अगर बात करें तो वो 26% है, और अगर हम 15 से 64 वर्ष की बात करें तो उसकी जनसंख्या की जो हमारी हिस्सेदारी है या भारत की संपूर्ण जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है वो है 68% है। और जो हमारे 65 वर्ष के जो उम्र दराज जो व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या हमारे देश में कम है, मतलब मात्र 7% है। इसका मतलब है बहुत कम जनसंख्या हमारे देश में वृद्धों की है। जो कार्यशील जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है हमारा देश, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और देखिए राजस्थान पत्रिका ने भी लिखा है कि भारत युवाओं का देश है। भारत इस चीज़ को अगर अवसर के रूप में देखता है तो इस पे वो अभी जैसे भारत सरकार कर रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रही है, मतलब मानव संसाधन विकास के लिए वो प्रयास कर रही है कि इसका फायदा किस प्रकार से लिया जाए, वो भी संसाधन के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाए। जो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं या हम कहें सैन्य क्षमताएं हैं, राजनीतिक क्षमताएं हैं, टेक्नोलॉजी है और विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम किस प्रकार से इनका फायदा ले सकते हैं और भारत को किस प्रकार से आर्थिक रूप से हम गति प्रदान कर सकते हैं, ये भारत की जो सरकार है वो सोच रही है और भारत सरकार इस पे काम भी कर रही है। अब बात आती है कि भारत सरकार, या यूँ कहा जाए कि भारत किस प्रकार से देख रहा है इतनी बड़ी जनसंख्या को, क्या मायने हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पे हम थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे कि भारत में अगर 142 करोड़ जो लोग हैं अगर उनका स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाता है तो इससे आर्थिक जो गति है वो तीव्र हो जाएगी और भारत जल्दी ही विश्व की महाशक्ति बन जाए। आज जो भारत विश्व की जो 5वीं महाशक्ति है वो आगे चल करके पहली महाशक्ति बन जाएगी। भारत जो देश है
वह आर्थिक रूप से इतना सशक्त हो जाएगा कि अन्य देश इतने सशक्त नहीं हो पाए। एक फायदा ये होता है। दूसरा फायदा हम और देख रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद है, जो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भारत की जो दावेदारी है वो भी मजबूत होती है। जो 10 पैरामीटर्स हैं स्थायी सदस्यता के लिए, उसमें एक ये भी है कि जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है, इसका भी प्रभाव भारत की जो सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की दावेदारी है उसमें भी पड़ेगा। तो भारत की जो सदस्यता है वो भी मजबूत होगी, उसकी दावेदारी भी मजबूत होगी। इस चीज़ को भी हमें समझना है। दूसरी चीज़ है कि एक होता है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है? जनसंख्या वृद्धि का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है? क्या एक पर्टिकुलर जाति में हो रहा है, क्या क्षेत्र में हो रहा है, क्या किसी भाषा के लोगों में हो रहा है, या किसी धार्मिक व्यक्तियों में हो रहा है, संप्रदाय में हो रहा है? अगर सभी में समानता के आधार पे हो रहा है, एक और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, लैंगिक आधार पे भी अगर जनसंख्या का विस्तार हो रहा है तो वो भारत के लिए फायदेमंद है। अगर किसी भी जाति, धर्म या किसी भी लिंग संप्रदाय का विस्तार हो रहा है और दूसरी जाति धर्म के लोगों का जो है वो डाउनफॉल हो रहा है, मतलब गिरावट हो रही है, तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। इस पे भी भारत सरकार को सोचना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोगों की संख्या में वृद्धि उतनी नहीं होनी चाहिए जिससे कि सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो और आगे चल करके भारत की जो एकता, अखंडता और सुरक्षा है उसको नुकसान कतई भी नहीं हो। इस पर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सांस्कृतिक विविधता है उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि भारत में जो वैश्वीकरण हो रहा है, या फिर यूँ कहा जाए कि विश्व में जो वैश्वीकरण हो रहा है उससे भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो भी खतरे में है। जैसे अभी अगर हम बात करें कि जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति में कमी आ रही है, उनकी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, वो संस्कृति भी समाप्त नहीं हो। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी संस्कृति भी बची रहे और वो भी अपनी संस्कृति को हिफाजत के साथ रख सके, ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसके देखिए नुकसान बहुत सारे हैं। हम ये कह तो देते हैं कि जितने हाथ हैं उस हिसाब से वो लोग काम कर सकते हैं। इसके आधार पे भारत में जो एक निवेश है, मतलब जितने हाथ होंगे उन हाथों को काम देने के लिए यहाँ सस्ते रोजगार या सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण से जो विश्व की जो अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो भारत में निवेश करेंगी। निवेश करने से भारत में जो निवेश है वो बढ़ेगा, जिसका फायदा भारत को मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेंगे और यहाँ की जो डिमांड है उसकी भी आपूर्ति आसानी से हो सकती है, मतलब आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके और भी लाभ ये होगा कि भारत बाहर देशों में निर्यात भी कर सकता है, जिसका फायदा भारत को मुद्रा के रूप में होगा। हम बाहर से मुद्रा भी प्राप्त कर पाएंगे। अब एक फायदा और होता है, जैसे भारत की जनसंख्या है वो अरब कंट्रीज में जाती है, अमेरिका में जाती है, अन्य देशों में जाती है, कि जिस तरीके से वहाँ से जो रेमिटेंस आता है, वहाँ से जो हमें पैसा प्राप्त होता है, वो भी बहुत भारत की आर्थिक व्यवस्था में मदद करता है, भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। पर हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे देश के जो लोग हैं वो अगर स्किल्ड हैं तो वो बाहर जाकर के भारत का नाम भी करेंगे, साथ साथ अपना अच्छा रोजगार भी वो प्राप्त कर पाएंगे। इसके ऊपर भी भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, भारत सरकार को इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। परंतु इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आर्थिक संसाधनों पर ज़्यादा भार पड़ेगा, दबाव पड़ता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जैसे कृषि भूमि है वो भी कम हो जाती है, उसके ऊपर आवास बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, गाँवों का, शहरों का निर्माण हो जाता है, जिससे कई समस्याएं भारत में पनपती हैं। जैसे शहरीकरण हो गया तो कच्ची बस्तियों का निर्माण हो गया है, वहाँ पर अपराध बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे और घटनाएं होने लग जाएंगी,
जिससे जो शहरीकरण है उसका विस्तार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और विस्तार करेंगे तो जो कृषि भूमि है उसका नुकसान होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जल जो है उसकी भी हमारे पास कमी हो जाएगी, पानी की समस्या हो जाएगी, भूमि की समस्या हो जाएगी, भूमि जो है प्रदूषित भी हो जाएगी, भूमि कम भी हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ी एक इशू आएगा हमारे सामने। इसके साथ साथ जो प्रदूषण है वो भी बढ़ेगा, और एक अभी जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन, जिस देश के अंदर औद्योगिकरण होगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी ज़्यादा होगा, मतलब CO2 का उत्सर्जन होगा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है, मतलब जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करेगी, जिसके कारण से एक तो लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी, प्रदूषण की समस्या से बीमारियां, गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं आएंगी, और यहाँ तक कि कृषि जो सेक्टर है उसके ऊपर भी कुप्रभाव देखने को मिलेगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट भी ये कहती है कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो वह ऐसे जो देश हैं जिनमें जो भूमध्य रेखा के पास में हैं उन देशों पर सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ेगा। वहाँ की जो जीवन यापन है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से भारत जो है जनसंख्या को लाभ के रूप में और हानि के रूप में दोनों तरीके से देख रहा है, लेकिन अगर इसका लाभ लेना है, इसका फ़ायदा लेना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है उसको स्किल्ड करना पड़ेगा, और जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम है उनको भी अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार से भारत सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने की बेहद ज़रूरत है, इस पे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आज का जो आपको वीडियो है वो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कमेंट के साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।